नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, सब मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था। तो इसमें हमें सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष बताना है। हमारी दो पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं बहुत हैं, लेकिन जो मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं वो है हमारी नागरी प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती पत्रिका। इनसे तो हो सकता है कोई एग्जाम बचता हो जो ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती। तो इनसे संबंधित जितने भी तथ्य हैं ना, उन्हें अच्छे से देख लेना, जो एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। पत्र पत्रिकाएं तो सभी मतलब भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, सभी कालों की पूछी जाती है कि कौन से युग में क्या क्या कौन सी पत्रिका थी। ठीक है। लेकिन ये दो पत्रिकाएं ऐसी मुख्य हैं कि जो इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अब इसका हम सही आंसर देख लेते हैं। इसमें क्या है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था, 1900। ठीक है। और जो सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक थे वो कौन थे, वो थे श्याम सुंदर दास। बहुत बार चिंतामणि घोष भी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन वो गलत है क्योंकि आयोग हमेशा श्याम सुंदर दास को मानता है। ठीक है। और 1903 से 1920 तक जो सरस्वती पत्रिका के संस्थापक रहे हैं वो रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सरस्वती पत्रिका का एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका पहले कहाँ से प्रकाशित होती थी और फिर कहाँ से होने लगी। तो ये पहले होती थी काशी से प्रकाशित और फिर होने लगी इलाहाबाद से प्रकाशित। ठीक है। और इस पत्रिका के जो प्रकाशक थे वो कौन थी, वो थी नागरी प्रचारणी सभा, वहां से प्रकाशित होती थी। आगे देखते हैं। रंग में भंग नामक काव्य कृति के लेखक हैं। तो रंग में भंग जो काव्य कृति है इसके लेखक कौन है, तो वो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की जितनी रचनाएं हैं उन्हें देख लेना, क्योंकि एग्जाम में एक दो बार इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जो है, इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी गांधी जी ने, तो इसलिए जो राष्ट्रीय कवि हैं उनसे तो क्वेश्चन बनते ही हैं एग्जाम में, सोचो। ठीक है। जैसे साकेत है, इनकी भारत भारती है, बहुत सारी रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ऐसे ही हमारे प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, भारतेंदु हरिचंद है, रामचंद्र शुक्ल है, जो मुख्य मुख्य लेखक हैं रचनाएं, वो तो एग्जाम में आती ही आती हैं। आगे देखते हैं। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन 1900 से प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। तो जो आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ कौन सी पत्रिका से माना जाता है, तो वो कहानी है इंदुमती। इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की है। ठीक है। रसज्ञा रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। तो रसज्ञा रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की रचना है, तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है। तो वैदेही वनवास किसका काव्य है, तो ये वैदेही वनवास जो काव्य है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का है। और इन्हें आधुनिक युग का सूरदास भी कहा जाता है। और आधुनिक युग का, क्योंकि इन्होंने जो प्रिय प्रवास लिखा है इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उसके लिए कि जैसे सूरदास जी ने राधा कृष्ण का वर्णन किया है वैसे ही इन्होंने किया है। तो इस तरह से मतलब इनको आधुनिक युग का सूरदास कहा जाता है। वो मैथिली शरण गुप्त जो है उन्हें आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। परिमल किस कवि की रचना है, तो परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का काव्य संग्रह है ये। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, जो प्रगतिशील लेखक संघ था। और इससे देखो ये क्वेश्चन है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, लखनऊ में। और कब हुई थी, 1936 में हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये थे प्रेमचंद। और प्रेमचंद ने जब ये पहली बार अध्यक्ष बने थे और इन्होंने भाषण दिया था, तो भाषण देते समय इन्होंने कहा था, साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, उसका लक्ष्य समाज का हित होना चाहिए। मतलब साहित्य ऐसा नहीं कि केवल मनोरंजन के लिए लिखा जाए। ठीक है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका, तो नारी विमर्श पर लिखने वाली जो पहली लेखिका है वो कौन है, महादेवी वर्मा। श्रृंखला की कड़ियां लिखा है इन्होंने।
जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कामायनी, तो इसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली है। और कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। उनको क्रम से देख भी लेना, क्योंकि क्रम से भी पूछ लेते हैं। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि उसका पहला सर्ग कौन सा है, लास्ट का सर्ग कौन सा है। ठीक है। और इसका पूछ लेते हैं कि इसमें जो है छंद कौन सा है, छंद भी पूछते हैं, ताटंग जो इसमें छंद है। और इसके जो दर्शन भी पूछते हैं कि इसमें कौन सा दर्शन है, तो इसका दर्शन है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। ठीक है। एक बार आपको लिख के दिखा दूं, क्योंकि इसके दर्शन जो आता है ना, इसमें सैब भी आता है। अगर ये ना हो ऑप्शन में सैब हो, तो आप सैब पर टिक करना, और नहीं तो इसको ही लगाना। ठीक है। ये प्र आधता या भी, ये भाय भी ज्ञा। ठीक है। इस तरह से ये प्रत्यभिज्ञा, तो ये इसमें क्या है? दर्शन है। क्योंकि एग्जाम में अब यही पूछा जाता है, 2-3 बार मैं देख चुकी हूँ, तो यही एग्जाम में पूछ रहे। नहीं तो पहले सैब दर्शन आता था, अब ये पूछते हैं कि इसमें कौन सा दर्शन है, ये ऑप्शन में होता है, तो यही सही है। ठीक है। राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय आत्मा है माखनलाल चतुर्वेदी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्हें क्या कहा जाता है? महाप्राण। ठीक है। छायावाद के स्तंभों में से एक है ये निराला जी। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? तो कौन सी रचना पहले आई? वो है अंधेर नगरी। और अंधेर नगरी किसकी रचना है? ये भारतेंदु जी की रचना है। और इसमें अंक भी पूछ लेते हैं, इसमें कितने अंक हैं? तो इसमें 6 अंक हैं। इसके अंक भी पूछ लेते हैं कि पहला अंक कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो इसका पहला अंक मैं क्रम से बोल रही हूँ, आप देख लेना इसे। पहला है इसका बाह्य प्रश्न, दूसरा बाजार, तीसरा जंगल, और चौथा राजसभा, 5वां है अरण्य, और लास्ट इसका छठा जो अंक है वो है शमशान। क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा कि अंधेर नगरी का जो लास्ट आखिरी अंक है वो कौन सा है, तो वो है शमशान। ठीक है। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। ये कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। नई कविता के प्रवर्तक थे। नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? ये थे भारतेंदु हरिचंद। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वो किस पे मिला था? वो रचना है कल सुनना मुझे। जितने आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, व्यास सम्मान है, भारत भारती है, जितने भी अपने मतलब जो अकादमी वगैरह ये पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये सारे याद कर लेना, क्योंकि ये रचनाएं भी महत्वपूर्ण है आपकी। क्योंकि अगर ये ना पूछेंगे कि किस पे मिला है पुरस्कार, तो ये जरूर पूछ लेंगे ये रचना किसकी है। तो इसलिए वो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन्हें याद जरूर कर लेना। ठीक है। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई? यद्यपि सुजाति सुलक्षणा सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण बिनून ब्राजई कविता बनीता मित। ठीक है। तो ये पंक्तियां हैं केशव दास जी की। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? तो ये है जगदीश चंद्र माथुर का नाटक। प्रेरणा नामक कहानी रचित है। तो प्रेरणा नामक कहानी किसकी है? तो ये है प्रेमचंद जी की। भागवंती उपन्यास के लेखक हैं। तो भागवंती उपन्यास के लेखक कौन है? ये है सुदर्शन। नहुस नाटक लिखा गया है। तो नहुस नाटक लिखा गया है गोपाल चंद गिरधर दास के द्वारा। और ये कौन थे? ये भारतेंदु जी के पिताजी थे। और एग्जाम में क्योंकि ये पूछा गया है कि भारतेंदु और गोपाल चंद गिरधर के बीच क्या संबंध था, तो ये पिता पुत्र का संबंध था इनमें। ठीक है। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं। तो वीरांगना नामक जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? ये है राम नरेश त्रिपाठी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? तो इसके कितने? 4 भाग प्रकाशित हैं। और इनके चारों भाग क्रम से लगाने के लिए भी पूछ लेते हैं, या कई बार 2 दे देंगे एग्जाम में, तब भी पूछ लेंगे कि ये किसकी आत्मकथा से संबंधित है। ठीक है। तो इन्हें क्रम से भी याद कर लेना।
क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, 10 दुआर से सोपान तक, और एक बसेरे से दूर, मतलब 4 भाग हैं ये, इनको क्रम से याद कर लेना। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है, तो आपका बंटी उपन्यास किनका है, ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है। विख्यात मार्क्सवादी, ये गलत लिखा हुआ, मार्क्सवादी है, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं, तो मार्क्सवादी समीक्षक कौन है, रामविलास शर्मा। ध्रुव स्वामी नाटक की रचना किसने की है, तो ध्रुव स्वामी नाटक किनका है, जयशंकर प्रसाद के हैं। जयशंकर प्रसाद के सभी नाटक पूछ लेना, एक ना एक एग्जाम में पूछा जाता है। और जयशंकर प्रसाद कैसे नाटककार हैं, ऐतिहासिक नाटककार हैं, ये 2016 में क्वेश्चन आया था। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, ये है रणधीर प्रेम मोहिनी, लाला श्रीनिवास दास का। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, सारे श्रृंगार रस हो या कोई सा भी रस हो, सारे रस देख लेना उनके स्थायी भाव कि किसमें क्या है, और रस के कितने भाग होते हैं, रस के कितने भेद हैं, किस रस के क्या उदाहरण है, क्योंकि रस छंद अलंकार इनसे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, रति। करुण का शोक, हास्य का हास, वीर उत्साह। सही युग्म चिन्हित कीजिए, तो सही युग्म कौन सा है, इसमें ये देखना है, ये रीति है हमारी, ये है, और ये है हमारे गुण। ठीक है, तो इसमें सही क्या है, ये है वैदर्भी, ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, ये है वैदर्भी रीति। इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, माधुर्य गुण। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्य अर्थ प्रकट होता है कहलाती है, वो शक्ति क्या कहलाती है, वो अभिधा, मतलब वाच्य अर्थ का मतलब जो कह रहे हैं वो सीधा सीधा अर्थ प्रकट होना बात का। ठीक है, सही युग्म का चयन कीजिए, सही युग्म देखना है इसमें से कि, तो वो है मोहन राकेश, तो मोहन राकेश की कौन सी रचना है, आखिरी चट्टान। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पदम सिंह शर्मा की रचना है, तो पदम सिंह शर्मा की रचना कौन सी है, वो है पदम पराग। लंबोदर उदाहरण है, किसका है, लंबा है उदर अर्थात गणेश भगवान, तो वो कौन से हो गए, बहुब्री समास। बहुब्री समास कौन सा होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा मतलब अन्य पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। सखी नील नभस्सर से निकला यह हंस रहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चढ़ता चढ़ता, में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें है सांग रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का कौन सा भेद है, सांग रूपक। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें यमक अलंकार है। अगर यमक अलंकार नहीं दिया हो ऑप्शन में और काव्य लिंग अलंकार हो तो वो ही सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये उदाहरण उसमें भी जाता है, काव्य लिंग अलंकार में भी। अनुष्टुप क्या है, अनुष्टुप एक छंद है। अनुभाव के 2 भेद होते हैं, इसमें ये क्वेश्चन भी गलत पूछा अनुभाव के, क्योंकि 4 भेद होते हैं। ठीक है, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, ये 4 भेद होते हैं, और इसमें 2 पूछे थे, तो इसमें 2 इन्होंने ऑप्शन में माने थे, कायिक और सात्विक। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है, तो विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है, वो है अद्भुत का। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ये पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इन पंक्तियों में अलंकार है रूपक अलंकार। और ये पंक्तियां किन की हैं, ये पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की, और ये उस समय का वर्णन है इन पंक्तियों में कि जब सीता स्वयंवर के समय राम जी उठे थे विश्वामित्र की आज्ञा पाके। ठीक है, तो ये वो पंक्तियां, आगे देखते हैं।
आजन्म शब्द में समास है, तो आजन्म जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? यह है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास वो होता है जिसके पहले पद मतलब जिसमें कुछ हम बदलाव ना कर सके। प्रथम पद प्रधान होता है जिसमें, ठीक है, जैसे यथाशक्ति, जन्म इसमें दे रखा है, प्रतिदिन। आगे देखते हैं, इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? वो है राम लक्ष्मणों अव्ययी भाव समास। तो ये इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है, इसमें दोनों पद हैं, देखो राम च लक्ष्मण। ठीक है, तो इसमें कौन सा? द्वंद्व समास। चैन की बंसी बजाना, इसका मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मौज करना। तरु रिपु रिपुधर देखी के बिरहिनी तिये अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें कौन सा है? क्लिष्ट। ठीक है, क्लिष्ट काव्य दोष वो होता है कि जिसमें आसानी से बात समझ में ना आए, कठिनता से, जैसे कुछ पहेली में कहना या कुछ जैसे गिनती में कहना, जैसे काउंटिंग होती है कि 2 4 इस तरह से मतलब कहना, तो क्लिष्टता जिसमें आसानी से बात समझ में ना आए। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वह कौन सा गुण है? यह है ओज गुण। गुण कितने होते हैं हमारे? 3, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो इन पंक्तियों में गुण है माधुर्य गुण। जो तुम्हारा अनुशासन पाव, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचो घट डारो फोरी, राको मेरी मुलक जिम तोरी। ऊपर पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? रोद रस। आगे देखते हैं, तिरंगा शब्द में समास है। तो तिरंगा जो शब्द है इसमें हमें समास बताना कि इसमें कौन सा समास है। तो इसमें द्विगु समास है तिरंगा में। अगर द्विगु समास उपसर्ग ऑप्शन में नहीं होता, सॉरी दोस्तों, अगर द्विगु समास ऑप्शन में नहीं है तो इसमें बहुब्रीहि अगर होता तो इस पे हम बहुब्रीहि पे टिक लगाते, क्योंकि तिरंगा केवल एक ही है। 3 रंग का अगर कुछ भी है तो हम उसे तिरंगा नहीं कह सकते, तिरंगा केवल एक ही है। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है, तो आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? अप्रिय लगना। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो गौशाला शब्द में कौन सा समास है? यह है तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो कर्मधारय समास किसमें है? वो है नीलोत्पलम में, क्योंकि कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण विशेष्य। ठीक है, हिमन चुप है, बैठिए देखी दीनन के फेर, सबनी के दिन आइए बतत न लगे ही बेर। ऊपर युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें छंद है दोहा छंद है। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं तथा प्रत्येक चरण में 11 एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहलाता है? ये है कौन सा? रोला। ठीक है, एग्जाम में क्योंकि ये भी पूछा गया कि रोला कैसा छंद है, तो ये कैसा छंद है? सममात्रिक छंद जिसमें चारों चरणों में समान मात्राएं हो। सवैया और कवित ये वर्णिक छंद है दोनों, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे आ चुके हैं कि ये कैसे छंद है। ठीक है, आज हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। इसके आगे के जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसी तरह से अपने जितने क्वेश्चन है कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो भी जैसे भी है आपका पूरा सिलेबस, अगर कहीं भी कोई परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आता, आप पढ़ते हो या कहीं भी कुछ अगर मेरी वीडियो में कहीं आपको लगता है तो कमेंट करके प्लीज मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, कि कहीं कोई मिस्टेक है, और ये नहीं कि कुछ भी मतलब ये टीचर होने की एक गरिमा अपनी रखे करो, जिससे लगे कि हाँ तुम टीचर बनने वाले हो। तो कमेंट करते समय भी ये होना चाहिए कि लगे कि हाँ एक टीचर के वे में कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।